नमस्कार दोस्तों, करंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फरवरी को एसएससी ने अपनी एसएससी जीडी की आंसर की अपलोड कर दी थी और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी अपनी हर बार आंसर की में कोई ना कोई प्रश्न गलत दे देती है। इसी तरह एसएससी ने इस बार भी कम से कम 15 प्रश्नों के गलत आंसर दिए हैं। दोस्तों अभी तक हमें 15 प्रश्नों के आंसर पता चले हैं। अगर आपकी शिफ्ट में भी कोई प्रश्न गलत हो और इस वीडियो में हमने उसको कंप्लीट नहीं किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके शिफ्ट में कौन सा प्रश्न गलत था, जिसे दोस्तों हम देख सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कितने प्रश्न गलत थे आपके। दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 18 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इसलिए दोस्तों 25 तारीख से बाद में आप नहीं डाल सकते, इसलिए 25 तारीख से पहले आप अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। पहला प्रश्न रखा है आपका हिंदी का प्रश्न है, भीष्म पितामह ने अविवाहित रहने का प्रण लिया था। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शब्द प्राण के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों इसने पूछा है कि प्रण की जगह पे हम किस शब्द का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका संकल्प। जबकि दोस्तों आपका एसएससी ने आपका कटक आंसर माना है। कटक का मतलब होता है दोस्तों नुकीले या कांटे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संकल्प। अगर आपने संकल्प लगाया है तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस पर अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन डैश में किया गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बम्बई में खिलाफत आंदोलन समिति का गठन किया गया था। जब दोस्तों इसने यहाँ पर दिल्ली का आंसर दे रखा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका बम्बई। अगला प्रश्न है आपका, फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों फुटबॉल मैच में आपकी न्यूनतम लंबाई होती है आपकी 90 मीटर और अधिकतम लंबाई होती है आपकी 120 मीटर। जबकि दोस्तों एसएससी ने आपका 110 मीटर आंसर दिया है, इसलिए यह भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है आपका, जिसके बालों में चंद्रमा है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। जबकि दोस्तों एसएससी ने आपका चंद्रचूड़ माना है। चंद्रचूड़ का मतलब होता है दोस्तों जिसके सिर पर चंद्रमा होता है, और जब चंद्रशेखर का मतलब होता है जिसके बालों में चंद्रमा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रशेखर। अगला प्रश्न था आपका, खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा इसका राइट आंसर मेघालय होता है, और मेघालय होता है आपका पूर्वी भाग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी भाग, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी भाग इसका राइट आंसर नहीं होगा। दोस्तों एक प्रश्न था आपका पैराग्राफ का था, इसमें दे रखा था रिक्त स्थान 4 की जांच के लिए सबसे सुलभ विकल्प क्या होगा। तो दोस्तों इसने ऑप्शन 1 जो दे रखा है वह भी आपका प्रभाव दे रखा था, और जो दोस्तों आपका ऑप्शन 3 था वह भी आपका प्रभाव दे रखा था। तो दोस्तों इसके दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। जबकि दोस्तों एसएससी ने इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर माना था। जबकि दोस्तों इसका ऑप्शन 1 भी सही होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों आपके सेम थे। अगला प्रश्न था आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों एसएससी ने इसका राइट आंसर कीकर माना था। दोस्तों यह प्रश्न मैथ का है, पी एक वृत्ताकार ट्रैक के एक चक्कर को पूरा करने में 12 मिनट का समय लेता है और आर उसी चक्कर को पूरा करने में 18 मिनट का समय लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 PM यानी 12:30 दोपहर पर चलना शुरू करते हैं तो वे उसी बिंदु पर उसी दिन किस समय पर मिलेंगे। तो दोस्तों यह 12 मिनट दे रखा है, यहाँ पे आर दे रखा है 18 मिनट। अगर हम 12 और 18 दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 36। और जब दोस्तों 12:30 में 36 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1:06। जबकि दोस्तों एसएससी ने यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन 1:06 नहीं दे रखा है, तो ये प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न था आपका, अमन, राम और कपिल एक कार्य को क्रमशः 68 दिन, 51 दिन, 70 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन कार्य करता है, राम दूसरे दिन कार्य करता है, कपिल तीसरे दिन कार्य करता है और फिर अमन चौथे दिन कार्य करता है, और यह क्रम इसी प्रकार जारी रहता है, तो 50% कार्य होने में लगभग कितने दिन लगेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है, जो अमन है, अमन करता है आपका 68 दिन में काम, कपिल जो है वह करता है आपका 51 दिन में काम, और दोस्तों आपका 1 मिनट रुकिए दोस्तों, राम जो करता है वह करता है आपका 51 दिन में काम, और कपिल जो है वह करता है आपका 70 दिन में काम। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम निकल के आएगा आपका 17 × 3 × 4। पर हम एक ही कार्य क्षमता देखेंगे तो एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे हम।
तो 68 का भाग 17 3 4 में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, और इस तरह 51 कार्य क्षमता देखेंगे तो यहाँ पर निकल के आ जाएगी 4, और यहाँ पर के की कार्य क्षमता निकल के आ जाएगी आपकी 12। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में पूछा है 50%, यानी कि 70 से 51 चाहिए, इसका 50% निकालेंगे तो 1 से 2 हो जाएगा। सबसे पहले हम बात कर दें, सबसे पहले अमन काम करेगा। अमन कितना काम करेगा, 3 करेगा। फिर इसके बाद राम जो है वो आपका 4 काम करेगा, और कपिल आपका 12 काम करेगा, यानी कि 3 दिन में 12 4 16 3 19 काम हो जाएगा। 3 दिन में, 3 दिन में आपका काम कितना हो रहा है, 19 काम हो जाएगा। अब हमें कितना करना है, 102 करना है। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 दिन में हो जाएगा आपका 95 काम। अब अगली बार किसका काम आएगा, अगली बार नंबर आएगा आपका अमन का। अमन कर रहा है 3 काम, तो 16 दिन में कितना काम हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा। अब अगली बार 17वें दिन जो काम आएगा, 17वें दिन नंबर किसका आएगा, उसके बाद आएगा आपका राम का, और राम करता है 4 दिन, तो 98 4 जोड़ देंगे हम तो 102 हो जाएगा, यानी कि 17 दिन में आपका काम होगा आपका पूरा कंप्लीट। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में कहीं पर भी 17 नहीं दे रखा है, तो दोस्तों यह भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात 7:3 है। यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाएगी। दशमलव के 2 स्थान तक आपको आंसर बताना है। तो प्रश्न में क्या दे रखा है वो समझिए। एक व्यक्ति की जो आय दे रखी है आपकी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे आय, बचत और खर्च, ये आपके 3 अनुपात हैं। आय दे रखी है आपकी 7, बचत दे रखी है आपकी 3, तो खर्च कितना हो जाएगा आपका 4 आपका खर्च हो जाएगा। सुविधा के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ये आपका 3 से हो गया और ये हो गया आपका 4 से। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि आय में 12% की वृद्धि हो जाती है तो 12 से 84 यानी 784 रुपये हो जाएगी आपकी आय। और फिर दे रखा व्यय में 8% की वृद्धि हो जाती है, यानी 8 चौक 32, 432 हो जाएगा आपका व्यय। जब 784 आपकी आय है, 432 आपका खर्च हो चुका है, तो बचत कितनी होगी आपकी, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में 3 गए तो 5, और 7 में जाएगा तो 3, यानी 352 रुपये की आपकी बचत हो गई। अब इसने कहा बचत में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। पहले बचत आपके 300 थी, अब 352 हो चुकी है, यानी कि 52 रुपये बढ़ चुकी है। परसेंट निकालनी है 3 से, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 0 से 0, तो 3 का 52 देंगे कितनी बच जाएगा आपका, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, पॉइंट 3 तरह का 9, यानी कि 17.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब दोस्तों ऑप्शन में कहीं पर भी आपका नहीं दे रखा है, तो यह प्रश्न भी आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों रीजनिंग का था। रीजन में क्या पूछा था आपसे कि यदि a गुणा g माइनस टी माइनस एन डिवाइड बाई डी प्लस बी है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों जो दे रखा है उसी से सॉल्व करेंगे। यहाँ a गुणा g का मतलब क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए a गुणा b का अर्थ दे रखा है a b का पिता है, यानी कि जो a जो होगा वह आपका g का पिता होगा। फिर दे रखा है g माइनस टी, या माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ a b की माता है। दोस्तों a गुणा g का मतलब क्या है दोस्तों कि a b का पिता है, a जो दे रखा है वह b का पिता है। फिर g माइनस टी दे रखा है, g माइनस टी का मतलब क्या है दोस्तों, a b की माता है। तो दोस्तों यहाँ g दे रखा है, यहाँ पर t दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, g जो होगी वो t की माता होगी। तो g जो होगी वह किसी होगी आपकी t की माता होगी। फिर क्या दे रखा है आपका t माइनस एन, t माइनस एन का मतलब दोस्तों क्या पे हुआ पे, यहाँ t जो है वो आपकी n की माता है, यहाँ दोस्तों नीचे आपका n आएगा और t इसकी माता हो जाएगी। फिर दे रखा है n डिवाइड बाई डी, डिवाइड का मतलब दोस्तों क्या है, a b की बहन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, n d रखा है, तो n जो होगी वो d की बहन होगी, तो यहाँ पे कर देंगे हम n और ये हो गया आपका d। फिर दे रखा है d प्लस बी, d प्लस बी का मतलब क्या है दोस्तों, a b का भाई है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, d जो होगा वो b का भाई होगा, तो यहाँ पे कर देंगे हम b और ये हो गया आपका भाई। अब प्रश्न में क्या पूछा है, पहले दे रखा है आपका d t का पुत्र है। तो दोस्तों d यहाँ पे दे रखा है और t यहाँ पे दे रखा है, तो दोस्तों d जो होगा ये आपका t का पुत्र होगा। तो दोस्तों पहला आपका सही हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों ये अब आपका सही हो चुका है। दूसरा दे रखा है आपका a t का पिता है। तो दोस्तों a जो दे रखा है यह t का पिता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो a दे रखा है ये t का पिता नहीं होगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, ये भी आपका गलत हो गया। d से दे रखा है आपका g b की दादी है। दोस्तों g क्या दे रखी है आपकी, यहाँ पे दे रखी है, और b दे रखी है आपकी यहाँ पर। तो दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर दे रखा है आपका तो जी आपका ये सही हो जाएगा, जी बी की दादी है। जबकि दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, सही नहीं होगा। तो ये आपका सही है, दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। पहला दे रखा है आपका विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है।
दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब विंध्याचल दे रखा है आपका, यहाँ पर चल दे रखा है, यहाँ पर्वत दे रखा है, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों विंध्याचल और पर्वत एक साथ नहीं आते हैं। यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, दोस्तों ये तो गलत है, ये आपका दे रखा है। ग्रीष्मकाल में दिन छोटा होता है, ये भी सही है। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वह सोमवार के दिन, तो सोमवार के साथ दिन नहीं आएगा दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये चारों के चारों आपके ऑप्शन गलत थे।